कल हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल किया था। सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में डिफरेंस किया था। दर्शित अग्रवाल, मैंने तेरे को एक काम दिया था, कर पाया? नहीं सर, नहीं कर पाया। ठीक है, आज कर लेना। चलिए, यस। आज आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन द एग्रीमेंट ऑफ सेल एंड हायर परचेज। ठीक है। क्या आप लोग को ध्यान है, कभी सुना है हायर परचेज क्या होता है? इज एनीबडी अवेयर हायर परचेज क्या होता है? रिचा जी, आर यू अवेयर व्हाट इज हायर परचेज? नो। दिशी कन्नम, जो ट्वेल्थ वाले हैं, क्या उन्होंने सुना है? मिदुष, कभी सुना है हायर परचेज क्या होता है? देवांश, नहीं सुना है। चलिए, अपन शुरू करते हैं। कि सर देखो, हायर और परचेज जो टर्म है, हायर परचेज, इसमें दो टर्म्स हैं। ठीक है सर। हायर का मतलब क्या होता है कि सर रेंट पे लेना, किराए पे लेना। और परचेज का मतलब खरीदना। कि सर दोनों अलग अलग बातें फिर एक ही टर्म में कैसे आ गई हायर परचेज? कि सर ऐसे आ गई, मान लो मान लो रिचा ने अपना नया एंटरप्रेन्योरशिप चालू किया। उसमें इसको 10 बसेस की जरूरत है। अपने स्टाफ से लेके स्टूडेंट्स जो भी है उनको इधर से उधर लाने ले जाने के लिए इसको 10 बसेस की जरूरत है। ठीक है सर। लेकिन सर अभी इसके पास में इतना पैसा है नहीं कि ये 10 बसेस खरीद सके। तो लेकिन धंधा स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 10 बसेस जरूरी है। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि सर ये रेंट पे ले ले या हायर पे ले ले। ठीक है सर, कि सर चलती रहेंगी, जब पैसा होएगा तब अपन एक एक करके परचेस करनी चालू कर देंगे। ओके सर। तो पैसा दो गाड़ियां जितना, 2 बसेस खरीदने जितना ही है। ओके सर। लेकिन इसका बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा है जहां पर हर महीने या हर साल या हर क्वार्टर पैसे की आवक होती रहती है, पैसा आता रहता है। तो इसने दिमाग लगाया कि देखो, 10 बसेस खरीदने जितना पैसा नहीं है। यदि मैं रेंट या फिर हायर पे लूंगी तो वो पैसा मेरे हर महीने के एंड में जब रेंट पे करूंगी उसमें खत्म हो जाएगा। तो उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन तो कुछ होगा नहीं। तो क्यों ना मैं एक काम करती हूँ कि मैं इनको हायर परचेज पे ले लेती हूँ। ये एक बीच का रास्ता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए इसने 10 गाड़ियां हायर परचेज पे ली, तो दसों के दसों का रेंट मिला के हर साल एक गाड़ी जितना ही इसको रेंट देना पड़ रहा है। ठीक है सर। प्लस हायर परचेज में एक वर्ड परचेज भी आ रहा है, तो इसका ऑप्शन मिलता है कि जब मान लो 10 की 10 ये पे कर देती है, 10 साल तक इसने रेंट पे लिया हुआ है, हायर पे लिया हुआ है। जब 10वें साल की लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी, तब ये चाहे तो उनको परचेज भी कर सकती है एट अ नॉमिनल प्राइस या विदाउट अ नॉमिनल प्राइस। जब 10वीं इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी 10वें साल की, तब ये परचेज भी कर सकती है। तो मतलब ये फिर इसकी ही हो जाएंगी एक तरीके से। तो हायर परचेज एग्रीमेंट में केवल आप रेंट पे या हायर पे लेते तो आपने जो पैसा दिया वो खत्म होता जाता। लेकिन इधर वही पैसा एक तरीके से इंस्टॉलमेंट की तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि हाँ, हम उस रेंट को मतलब चौथे साल, 5वें साल, छठे साल, 7वें साल, 10th ईयर जब तक नहीं आ जाता वो हायर जैसे चलता रहेगा। और जब 10th इंस्टॉलमेंट, फाइनल इंस्टॉलमेंट भर जाएगी, तब वो हमारी परचेज करीबी मान ली जाएगी। लास्ट इंस्टॉलमेंट जिस दिन चली गई, उसके बाद में गाड़ियां अपनी हो जाएंगी। अगले 4-5 साल जब तक उनकी वैलिडिटी और है तब तक ये दौड़ा सकती है उनको। तो सर इस तरीके से ये एक बीच का रास्ता है और बहुत जने इसको बहुत अच्छे से यूज करते हैं, हायर परचेज एग्रीमेंट को। ठीक है सर। अब इसमें सेल और हायर परचेज में बेसिकली क्या फर्क होता है कि सर सेल में तो पहले दिन से ही सेलर से बायर के पास में वो चीज चली जाती है, या तो ओनरशिप चली जाती है। ठीक है सर। लेकिन सर हायर परचेज में जिस दिन वो ओनरशिप उसकी 10वें साल के अंत तक या जितने भी टाइम के लिए किराए पे लिया है उस तलक ओनरशिप सेलर की चलती रहती है। यस सर। बायर एक्चुअली में बायर नहीं होता है, वो किराएदार होता है, उस चीज को रेंट पे या हायर पे लिया हुआ होता है। ठीक है सर। वो चाहे तो 10वें साल के बाद में उस चीज को परचेज करके अपना ये हायर परचेज वाला ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है सर। सर पहला फर्क ये, यानी ओनरशिप
शुरुआत से यहाँ ओनरशिप, एट द एंड ऑफ लास्ट थिंग यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगी। दूसरा कि सर जब सेल हो गई तो उस पे जीएसटी या सेल्स टैक्स या जो भी है वो टैक्स लग जाता है ना। इट वुड, यदि हम सेल की बात कर रहे हैं तो उसमें टैक्स अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि ये तो एक सेलिंग हो गई। जबकि यहाँ पर सेलर से बायर को चीज किराए पे दी गई है तो किराए वाला टैक्स एप्लीकेबल होगा। बेचने खरीदने वाला जो जीएसटी होता है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में से जो खरीदने वाला जो मोटा अमाउंट होता है वो एप्लीकेबल अभी नहीं होता है, वो सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, दूसरा फायदा ये। तीसरा फायदा कि सर यदि आपने सेल का एग्रीमेंट बना लिया, सेलर और बायर ने आपस में ऐसा एग्री कर लिया कि मैं तेरे को अगले महीने की 1 तारीख को या अभी मैं आपको ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा हूँ। अब बायर चाहे तो इस एग्रीमेंट को ब्रीच कर सकता है क्या? नहीं सर, यदि ब्रीच करेगा तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए या डैमेजेस के लिए इस पे केस ठुक जाएंगे। जबकि हायर परचेज में क्या होता है, हायर परचेज में रिचा ये 10 बसों को किराए पे लेके आई, चौथे साल के बाद में इसका मन हो गया कि यार ये है ना बसें थोड़ी सी दुख दे रही हैं या फिर ये बसें सही नहीं चल रही हैं, अपने को कैपेसिटी, अपने को अल्ट्रा लग्जूरियस बसें लगानी है, तो ये पुराना माल जो है ये अब मेरे को और ज्यादा हायर पे नहीं चाहिए। तो ये हायर परचेज एग्रीमेंट भले ही कितने मान लो फॉर 10 साल क्या हो, चौथे साल के बाद में रिचा को लगता है कि नहीं मेरे को खत्म कर देना चाहिए, चीजें ऑब्सोलीट हो गई है, बसेस ऑब्सोलीट हो गई हैं, तो ये यहाँ पर खत्म कर सकती है हायर परचेज एग्रीमेंट में। अब हायर पे और चीज की जरूरत नहीं है, बीच में खत्म, ये बिल्कुल वैलिडली किया जा सकता है। जबकि उधर सेल में सर यदि आपने एग्रीमेंट कर लिया तो उसके बाद में आप पूरा नहीं करते हो, पैसा नहीं देते हो, तो फिर वो ब्रीच हो जाएगा, फिर ब्रीच के लिए पेनल्टी लगने लग जाएगी। तो ऐसे करके सेल और हायर परचेज में डिफरेंस है। हायर परचेज बहुत ही बेनिफिशियल चीज है एज फार एज इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ मनी इज कंसर्न। तो समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं इसको। यस, चलिए। कई बार ऐसा होता है ना, कंप्यूटर्स जो होते हैं या लैपटॉप्स जो होते हैं उनकी इफेक्टिव लाइफ मान लो 4 साल होती है, ठीक है, या 5 साल होती है। एक तो हम उन्हें खरीद लें फिर 4 साल बाद वापस खरीदें, एक हम उनको किराए पे ले लेते हैं, 2 साल बाद हम रिप्लेस कर देंगे, नए कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स ले लेंगे। तो ये हायर परचेज में बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, इनफैक्ट हायर में भी पॉसिबल है और हायर परचेज में भी है कि चौथे साल के बाद में वो चीज जिस दिन हमने लास्ट इंस्टॉलमेंट भरी वो हमारी हो जाएगी। ठीक है, जबकि ये आपने परचेज कर लिए तो कंप्यूटर चौथे साल के बाद में एब्सोल्यूट ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट ही हो जाता है। चलिए, लेट्स अंडरस्टैंड दी डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। चालू करो भाई पढ़ना दक्ष अग्रवाल। कहाँ चला गया सर? खाना खा रहा हूँ। ठीक है, कविश नहीं सॉरी कनव पढ़ेगा हमारे लिए। कनव पढ़ना स्टार्ट कर। हाँ सर. Distinction between sale and hire purchase agreement. Sale is a contract by which property in goods passes from the seller to the buyer for a price. Hire सेल, purchase. अरे अरे समझाने दे यार। सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का क्या मतलब बताया था भाई मैंने? प्रॉपर्टी का क्या मतलब बताया था दिशी? क्यों, ऐसा क्या खा लिया तूने अभी क्लास के दौरान जो तेरा वो कहते हैं ना मेमोरी खत्म हो गई? क्या खा रही थी? नहीं नहीं, हवा तो नहीं खा रही थी, कुछ तो खा रही थी दिशी। ठीक है, चलिए। मिदुष मोदी, व्हाट डज प्रॉपर्टी इन गुड्स हाँ सर। मीन्स? सर ये अगर पहले लेक्चर का है तो मैंने वो बस देखा नहीं। पहले का नहीं, कल के लेक्चर का है जब आप प्रेजेंट थे। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करो क्या, जो अब तू ही बता, इमूवेबल इमूवेबल। अब तू ही बता किसकी बात कर रहा हूँ मैं, श्रेया बियानी? सर ओनरशिप। ओनरशिप, ओनरशिप जब हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में प्रॉपर्टी इन गुड्स की बात कर रहे हैं यानी कि ओनरशिप इन गुड्स बात कर रहे हैं। श्रेया बियानी को तो डांट पड़नी चाहिए, बस सारे पुराने सारे के सारे लेक्चर्स याद आ जाते हैं इसको एक खटैक करके। ठीक है, तो सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच प्रॉपर्टी इन गुड्स या ओनरशिप इन गुड्स पासेस फ्रॉम द सेलर टू द बायर फॉर अ प्राइस, एज सिंपल एज दैट। ये तो अपन ने ऊपर भी पढ़ा था ना। तो सर पैसे के लिए जब ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल।
जबकि हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है, ये ऋचा प्रिशा कनव, ये जो बार बार है ना अपने वीडियो बंद करके भाग रहे हैं ना, इन सबको क्लास से निकाला दे दिया जाएगा, ध्यान रखना। हायर परचेज एग्रीमेंट पढ़ भाई। Hire purchase agreement is basically a contract of hire, but in addition, it gives the hirer an option to purchase the goods at the end of hiring period until the final payment. The hirer is merely a bailee for the goods, and ownership remains with the bailiff. ठीक है। हायर परचेज एग्रीमेंट बेसिकली तो सर चीज किराए पे लेने का तो एग्रीमेंट ही है, बट उसके एडिशन में ये ऑप्शन भी देता है, इट गिव्स द हायरर एन ऑप्शन टू परचेज द गुड्स एट द एंड ऑफ हायरिंग पीरियड। सर हायरिंग पीरियड के अंत में एक ऑप्शन मिलेगा, चाहो तो परचेज कर सकते हो उन गुड्स को, ठीक है। Until the final payment, the hirer is just a bailey. सर किराएदार ये ओनर है, ये रेंटल पे मिस्टर एक्स ने लिया तो ये किराएदार हो गए। तो सर ओनर ने अपने गुड्स की ओनरशिप नहीं दी है अभी तक, लेकिन उनका पोजेशन दे दिया यूज करने के लिए ऑन रेंट। तो सर ग्रेशियस नहीं और नॉन ग्रेशियस बिलमेंट हो गया, ये हायर परचेज एक तरीके का नॉन ग्रेशियस बिलमेंट हो गया। सर जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा तब ऑप्शन मिलेगा, क्या ऑप्शन मिलेगा कि भैया चाहो तो इस चीज को खरीद भी सकते हो, वो जो भी टर्म्स डिसाइड हुई उस पे, ठीक है सर। सर लास्ट जब तक ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हो जाता, सर जिसका गुड्स है वो बेलर, जिसको दिया गया वो बेली, बेलर बेली, ठीक है। तो basis तो अब until the final payment the hirer is must merely a bailey, वो केवल बेली है for the goods and ownership remains with the bailor। bailor मतलब जिसने अपना गुड्स या किराए पे दिया है वो। तो एक सिनर्जी बन गई, किस किस की सिनर्जी बन गई, हायर की और परचेज की, दोनों की, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसा बताया था मैंने आपको कि सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो तरीके का होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ऑफ टू टाइप्स, या तो सेल या एग्रीमेंट टू सेल। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं जब हायर परचेज से कंपेयर कर रहे हैं, सर हम इसको और हायर परचेज एग्रीमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है सर। इधर क्या होता है सर, ओनरशिप ट्रांसफर्स इमीडिएटली फ्रॉम द सेलर टू द बायर और नॉट, ओनरशिप ट्रांसफर्स इमीडिएटली फ्रॉम द सेलर टू द बायर, जबकि हायर परचेज में बाद में होती है। इन दिस केस इट इज ट्रांसफर्ड ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद में ऑप्शन मिलता है, चाहो तो ले जाओ, ठीक है। सेकेंड पोजिशंस, बायर की पोजीशन क्या होती है, इज दैट ऑफ द ओनर ऑफ द गुड्स इन सेल। सर सेल में क्या होता है, सेलर से बायर के पास में ओनरशिप जाती है, तो बायर की पोजीशन क्या हो जाती है सेल के कॉन्ट्रैक्ट में, अब ही इज द ओनर, रिस्क लाइज विद द ओनर, पढ़ा था अपन ने, रिस्क फॉलोज ओनरशिप। तो सर सेल के केस में इमीडिएटली जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है सेलर से बायर के पास में, वो उसकी ओनरशिप चली जाती है, जबकि हायर परचेज में ऐसा नहीं होता है। पोजीशन ऑफ द हायरर इज दैट ऑफ बेली टिल ही पेज लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद में ओनरशिप मिलेगी, उससे पहले तक, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले तक जस्ट अ बेली और और किराएदार, या फिर किराएदार है या तो बेली है, और किराएदार बेली तो होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू टर्मिनेट, क्या सेल के एग्रीमेंट को टर्मिनेट किया जा सकता है यार? यदि टर्मिनेट कर दिया तो ये एग्रीमेंट ब्रीच हो जाएगा ना। द बायर हैज नो राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल बाय रिटर्निंग द गुड्स, वो वापस की नहीं भी मुझे नहीं चाहिए वापस रिटर्न कर लो ना, ऐसा नहीं कर सकता है जब तक कि माल में ही कोई खराबी ना हो, ठीक है, तब तक वो ऐसा नहीं कर सकता। जबकि द हायरर हैज राइट टू, in hire purchase agreement the hirer has right to terminate the agreement at any time by returning the goods। मैंने कहा ना चौथे 10 साल के लिए किराए पे लिया, लेकिन चौथे साल के अंत में ये समझ में आ गया यार ऑब्सोलीट हो गई ये चीजें, अब इनको यूज करने से मतलब नहीं है, चौथे साल ही भैया वापस ले लो, मुझे और किराए पे नहीं चाहिए, ठीक है। सो द हायरर हैज द राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम बाय रिटर्निंग द गुड्स, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, रीसेल।
buyer can resell the goods as he is the owner of the goods। सर सेल के केस में क्या होता है, सेल के केस में सेलर ने बायर को ओनरशिप दे दी, सेल के केस में सेलर ने बायर को ओनरशिप दे दी, तो बायर उन गुड्स को आगे मिस्टर एक्स थर्ड पार्टी को बेच सकता है या नहीं बेच सकता है? बिल्कुल बेच सकता है, ये ओनर है भाई, ठीक है, तो आगे बेच सकता है। जबकि हायर परचेज के केस में आपने खुद ने मिस्टर एक्स से वो चीज रेंट पे या हायर पे या किराए पे ले रखी है, किराएदार मालिक थोड़ी होता है, क्या वो आगे थर्ड पार्टी को आगे बेच सकता है? नहीं सर, नहीं बेच सकता है। तो हायरर कैन नॉट रीसेल द गुड्स बिफोर द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद में आपको प्रॉपर्टी इन गुड्स मिलेगी या ओनरशिप इन गुड्स मिलेगा, उससे पहले आप नहीं बेच सकते। अब यहां पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। सर जनरली क्या होता है, जनरली मैं आपको बताऊं कि सर एक्स ने वाई को गुड्स बेचा, हायर परचेज के केस में बता रहा हूं सर, देखो एक्स ने वाई को गुड्स हायर पे दिया, वाई ने थर्ड पार्टी को वो गुड्स यदि बेच दिया, थर्ड पार्टी ने गुड फेथ में लिया, उसको नहीं पता था कि ये मालिक नहीं है, ये तो जस्ट खुद किराए पे लेके आया हुआ है, गुड फेथ में ले लिया, तो भी हायर परचेज के केस में, ये मैं हायर परचेज का सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूं, जहां पर ये हायर पे लिया, हायर परचेज पे लिया, आगे माल को थर्ड पार्टी को बेच दिया, थर्ड पार्टी ने गुड फेथ में खरीदा है, उसको नहीं पता पीछे बैकग्राउंड में ऐसी चीजें चल रही हैं सर, तो भी ये कोई कॉन्ट्रैक्ट, ये जो इसके और इसके बीच में है ना, वैलिड नहीं है। एक्स अपना गुड्स थर्ड पार्टी से लेके बिल्कुल आ सकता है कि भैया किराए पे दी थी, कोई बेची नहीं थी जो उसने आगे आपको दे दी, बिल्कुल थर्ड पार्टी, भले ही थर्ड पार्टी को पता नहीं हो, वो तो गुड फेथ में काम कर रही हो, उससे गुड्स वापस लाया जा सकता है। इस पे कई बार क्वेश्चन बन जाता है, ये हायर परचेज की स्पेशल सिचुएशन है जहां पर थर्ड पार्टी ने गुड फेथ में माल ले लिया हो, उसको पता ही नहीं कि मैं तो किराएदार से खरीद रही हूँ, उसकी कोई गलती नहीं थी, तो भी सर क्या ओरिजिनल ओनर उससे माल वापस लेके आ सकता है? बिल्कुल लेके आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये केवल हायर परचेज के केस में, जब इसका और अप्रोप्रिएट समय आएगा तब मैं आपको ये चीज और डिस्कस करूंगा, अभी चूंकि हायर परचेज पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने एक बात बता दी आपको। चलिए नेक्स्ट सर, सेल टैक्स या फिर इस टैक्स को अब अपने को क्या बोलना ज्यादा सही है कि सर जीएसटी या अदर टैक्सेस, कुछ भी बोल लो सर। जब है ना सेल हो रही होती है तो ओनरशिप सेलर से बाहर के पास में जाती, तो डेफिनेटली सेल होती, तो सेल पर टैक्स नहीं लगेगा क्या सर? बिल्कुल लगेगा। टैक्स इज लेविड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उस समय सेल हो जाती है, ओनरशिप सेलर से बाहर के पास में चली जाती है, तो उसी समय बेचने वाला टैक्स लग जाता है। जबकि इधर टैक्स इज नॉट लेविड इन केस ऑफ हायर परचेज अनलेस इट बिकम्स सेल, जब तक कि वो सेल नहीं बन जाती है तब तक उस पर टैक्स नहीं लिया जाता है। सो टैक्स इज नॉट लेविड अनलेस इट बिकम्स सेल। हाँ, जो किराएदार किराए की इनकम है उस पर टैक्स वैक्स जो भी लगना है वो लग जाएगा, बट बेचने वाला जब बिक कब रहा है कि सर लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद में वो सेल, हायर परचेज किस में कन्वर्ट हो जाता है? हायर परचेज एक्चुअल में परचेज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सेल हो रहा है। तो जब सेल होएगी तब बेचने पर पे जो भी टैक्स है जैसे गुड सर्विस टैक्स तब लगेगा ना वो, उससे पहले तो वो लगा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इतना बड़ा डिफरेंस है, यानी कि पैसे का भी डिफरेंस आ जाता है। तो आप समझदार हैं, कम पैसे में काम करना चाहते हैं तो हायर परचेज पे करेंगे। नेक्स्ट, पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट सर, इधर सेल के केस में पेमेंट्स मेड बाय द बायर इन इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स। सर कई बार ऐसा होता है ना, आप माल को उस पे खरीद के लाए हो, इंस्टॉलमेंट्स पे खरीद के लाए हो, होता है ना, फ्रिज लाया कि सर 12 महीने की इंस्टॉलमेंट करा दी, होता है ना, कभी कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाते हैं ना अपन की सर टीवी लाए 12 महीने की अपन ने इंस्टॉलमेंट्स करा दी। तो सर सेल के केस में जो इंस्टॉलमेंट जारी है फ्रॉम द बायर टू द सेलर, जो इंस्टॉलमेंट जारी है, पेमेंट मेड बाय द बायर इन इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स। ये 12 इंस्टॉलमेंट ऐसा माना जाएगा कि ये प्राइस को हिस्सों में पे किया जा रहा है। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हो गया? प्राइस को हिस्सों में पे किया जा रहा है। ठीक है सर,
अच्छा, जबकि हायर परचेज के केस में जो जा रहा है, क्या आप उसको इंस्टॉलमेंट बोलोगे? सर वो जो इंस्टॉलमेंट जैसी जो जा रही है वो इंस्टॉलमेंट नहीं कहना, उसको क्या बोलना? हायर चार्जेस। इंस्टॉलमेंट्स पेड बाय द हायरर इज ट्रीटेड एज हायर चार्जेस फॉर यूज ऑफ गुड्स, हायर चार्जेस फॉर यूज ऑफ द गुड्स। ठीक है, ये हायर चार्जेस बोलेंगे हायर परचेज के केस में। गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। तो सर इधर इंस्टॉलमेंट प्राइस कहलाएगी सेल के केस में, इधर इंस्टॉलमेंट हायर परचेज, हायर प्राइस कहलाएगी, हायर चार्जेस कहलाएगा इनटू दी हायर परचेज वाला केस। ये डिफरेंस है, एग्जाम में आने वाली बात है। कौन सी की सर? एक तो डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज, दूसरा जो मैंने आपको बताया ना, ये पॉइंट कभी ना कभी एग्जाम में आ जाता है, छुप के आता है, क्योंकि बच्चों को इतना ध्यान नहीं रहता है क्या कि सर हायर परचेज एग्रीमेंट है सेलर और बायर के बीच में, हायर परचेज एग्रीमेंट है, ठीक है, हायर परचेज एग्रीमेंट है। तो हायर परचेज के केस में भले ही ये हायरर से बायर नहीं हो गया, ये हायरर हो गया। हायरर तो किराएदार है, किराएदार से किसी थर्ड पार्टी ने खरीद भी लिया, गुड फेथ में खरीद लिया, तो भी सर ये कोई मतलब नहीं है इसका, वो कर ही नहीं सकता हायरर ऐसा, ठीक है, उसको राइट ही नहीं है ये सब करने का। चलिए जी, तो ये हो गया आपका सेल और हायर परचेज के बीच में डिफरेंस। Now let's come to distinction between sale and bailment. Bailment में तो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स होता है, बट नॉट अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जबकि सेल में तो क्या होता है, ओनरशिप सेलर से बायर के पास में जा रही है, ओनरशिप सेलर से बायर के पास में जा रही है। सो डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। बेलमेंट में तो फिर वो गुड्स वापस रिटर्न बैक भी हो जाता है फ्रॉम दी, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई बेलर से बेली को गया, तो बेली उन गुड्स को या तो रिटर्न बैक कर देता है या डिस्पोज ऑफ कर देता है एज पर दी इंस्ट्रक्शंस ऑफ दी बेलर। तो सर डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड बेलमेंट एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं आया है, पर करने में क्या ही जाता है। ठीक है, करते हैं, चलो पढ़ना चालू कर भाई कनव। हाँ सर. A bailment is a transaction under which goods are delivered by one person bailer to another bailee for some purpose. Upon a certain contract, that goods are either returned or disposed of as directed after the purpose is accomplished. देखो, बेलमेंट इज अ ट्रांजैक्शन अंडर विच गुड्स आर डिलीवर्ड फ्रॉम वन पर्सन बेलर टू अनदर बेली फॉर सम पर्पस। किस अंडरस्टैंडिंग के साथ में? अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गुड्स आर आइदर रिटर्न, जब पर्पस पूरा हो जाएगा, when the purpose is accomplished, after the purpose is accomplished, goods are either returned back or disposed of as directed। या फिर वो ये बोलेगा कि मेरे मित्र जेड को दे दे, एक्स बोलेगा तू मेरे को मत दे, मेरे मित्र जेड को दे दे, तो जैसा इसने डायरेक्ट किया वैसा ही है, उसको डिस्पोज ऑफ करके जेड को। ठीक है, तो सर इधर तो वापस देना ही होता है। बेलमेंट अपन पढ़ भी चुके हैं, इनफैक्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में बेलमेंट का पूरा डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, आइए डिफरेंसेस करते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। पढ़ भाई। One, transfer of ownership. In sale, the ownership of good is transferred from the seller to the buyer. In bailment, only possession of the good is transferred from the bailer to the bailee and not the ownership. ठीक है, इधर तो ओनरशिप जाती है भैया, इधर पोजेशन ही जाता है, ओनरशिप नहीं जाती है। पोजेशन के साथ में ओनरशिप भी चला गया, फिर वो सेल ही हो जाएगा। सेकंड, रिटर्न ऑफ गुड्स। In sale, goods are not returned to the seller in sale. In bailment, when the purpose of bailment is over, the goods must be returned by the bailee to the bailer. इधर गुड्स वापस नहीं जाते हैं, इधर जाते हैं या फिर डिस्पोज ऑफ कर दिए जाते हैं। ठीक है, थर्ड, कंसिडरेशन। In sale, consideration is price in terms of money. In bailment, the consideration here may be gracious or non-gracious. ठीक है, एक में तो कंसिडरेशन इज प्राइस इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे के टर्म्स में वापस कुछ मिलेगा भाई सेल में। हमारे लिए तो वो सेल या सेल ऑफ गुड्स एंड का टॉपिक ही कब होता है, जब जो भी गुड्स हम दे रहे हैं उसके बदले में मनी कंपोनेंट आना चाहिए। ठीक है, यदि गुड्स के बदले में गुड्स आ गया तो ये बार्टर हो गया, बार्टर हो गया तो बार्टर हो गया तो
will it be a topic of sale of goods act? नहीं सर, बार्टर हो गया तो it will not be a topic of sale of goods act. ठीक है, चलिए, तो गुड्स के बदले में मनी, जबकि बेलमेंट में ग्रेशियस बेलमेंट भी हो सकता है और नॉन ग्रेशियस बेलमेंट भी हो सकता है। ग्रेशियस बेलमेंट क्या होता है? ग्रेशियस बेलमेंट होता है कि सर आप जानते हैं, फ्री में अपनी मोटरसाइकिल मित्र को यूज करने को दे दी या किताब मित्र को पढ़ने को दे दी, बदले में कुछ नहीं ले रहे हैं सर। इधर जरूरी नहीं है दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिले ही मिले, और इधर तो पैसे में ही कंसिडरेशन मिलना जरूरी है। क्या डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड बेलमेंट समझ में आ गया? यस सर, डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड बेलमेंट इज वेरी क्लियर। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक अपने को करना है, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। सर सेल और इसके बीच में डिफरेंस क्या है? कई बार देखो ऐसा है, ये थोड़ा सा हटके चीज है, टिपिकल है। एक तो होता है कि मैं कोई आपको चीज, सेलर कोई चीज बायर को बेच रहा है, सेल हो रही है। एक ये होता है कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कोई चीज दी, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कोई चीज दी, लेकिन उस चीज में देने में वर्क एंड लेबर वाला कंपोनेंट ज्यादा इन्वॉल्व था। एक में तो चीज बिक रही है, एक में तो चीज बिक रही है फ्रॉम मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई, जबकि एक में क्या है, वर्क एंड लेबर का कंपोनेंट ज्यादा भारी था। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक बार पढ़ के जब अपन ये एग्जाम्पल्स की तरफ आएंगे ना, इलस्ट्रेटिव सिचुएशंस की तरफ, तो वहां मैं आपको एग्जैक्टली समझा पाऊंगा कैसे क्या चीज होती है। सेल, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। फर्स्ट मीनिंग पढ़ भाई। A sale is one in which the property ownership in the goods is transferred from the seller to the buyer. It is a contract for performing a certain work and not specifically for transfer of property in goods. फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो हमारा 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 कहाँ चला गया, हमारा सुहान गोयल है। सुहान गोयल छुप के बैठ जाता है, देवांश और दक्ष अग्रवाल की तरह दिखना बंद हो जाता है ना सुहान गोयल? नहीं सर, कोई तो एक। बोलता हूँ, अरे एहसान कर देना मेरे पे, कहाँ है यार, दिख ही नहीं रहा है। हाँ सुहान गोयल, मिस्टर चार्मिंग गोयल इज टेलिंग दैट आई एम वेरी चार्मिंग, मुझे नजर नहीं लग जाए इसलिए मुझे कैमरा बंद करके बैठना पड़ेगा। सुहान गोयल इधर आ जा, इधर देख, इधर देख, 6 पास में कोई भी बैठा है, इधर देख। ठीक है, नेक्स्ट। तो सर सुहान गोयल बहुत मेहनती आदमी है, ठीक है, बहुत मेहनती लड़का है, खूब मेहनत करी, एक ही फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में टैग फाउंडेशन, टैग इंटर, टैग फाइनल क्लियर किए और बन गया चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है सर, अब चार्टेड अकाउंटेंट बन गया सुहान गोयल, उसके बाद में पैसा कमाया, खूब पैसा कमाया। यस सर, पैसा कमाया तो पैसा जेब में बड़े बड़े खुजली मार रहा है कि कुछ तो इस पैसे के साथ में किया जाए। तो अपनी मदर को जाके बोलता है, चलो मम्मी आज मैं आपको सोने की चूड़ियां दिलवाता हूँ। ठीक है सर, तो मदर भी खुश, वाओ बच्चा बड़ा ही सोने की चूड़ियां दिलवा रहा है। ठीक है, मदर चले गए ज्वेलर के पास में इसके साथ में। तो सर वहां पर ज्वेलर से सुहान ने अपनी मदर के लिए 4 पीस जो होता है ना सेट के खरीदे, बैंगल्स के, सोने के। तो सर दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और नॉट? यस सर, ओनरशिप सेलर से मतलब ज्वेलर से सुहान के पास में ट्रांसफर हो रही है या मदर के पास में ट्रांसफर हो रही है। परफेक्ट, ठीक है सर। यही सिनेरियो कुछ ऐसा रहा होता जहां पर सुहान के माताजी को ये इच्छा होती कि चलो यार मेरे पास पुराना थोड़ा सा सोना पड़ा है, तो मैं वो ज्वेलर को दे देती हूँ और अपनी मर्जी के 4 बैंगल्स उनसे बनवा लेती हूँ मैं। तो सर यहाँ पर आप ज्वेलर से क्या खरीद रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं या उसकी सर्विसेज ले रहे हैं? सर आप उसकी केवल उसी सोने को वो गलाएगा और आपको वो सोना से नई चूड़ियां बना के दे देगा। तो आप जस्ट उसका वर्क एंड लेबर खरीद रहे हो,
You are just purchasing his work and labor. You are not purchasing the gold from him. फर्क समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर. यस, ठीक है सर. दक्ष अग्रवाल बोलिए, क्या हो गया? सर इसी गोल्ड में अगर मैं कोई एलिमेंट ऐड करवा लेता फॉर सम पर्टिकुलर मनी, तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट उसका सील का बनता है या फिर वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर यार, डिपेंड करता है कौन सी चीज भारी हो रही है, कि तुम्हें कितनी क्वांटिटी में. मान ले मदर ने दिया 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, ठीक है, और उससे 25 ग्राम और खरीद के तुमने बनवा लिया, तो फिर अब क्या भारी हो जाएगा सर? फिर तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की तरफ ज्यादा बढ़ने लग जाएगा, है ना. और मान लो 1-2 ग्राम कुछ और मिलवा लिया तुमने, तो फिर उसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर ही भारी रहेगा ना. समझ आया? समझ आया? यस सर. Yes. इसी तरीके से चलो, सब रैप गाने सुनते हो या नहीं, जिसमें वो पता नहीं कौन रैपर्स होते हैं, वो यूं यूं करते रहते हैं. हाँ, कनक तो बिल्कुल सुनता ही सुनता है. कहाँ है जश हमारा? अरे ये इतनी देर से चुप कैसे बैठा है? ठीक है, जश रैप गाने सुनता है या नहीं सुनता है? कभी कभार सर. कभी कभार. कौन सा, बादशाह के या हनी सिंह के? सर मतलब ये तो मैं वैसे करने भी बेसिकली, लग गया. ये तो वैसे करने भी लग गया. अरे बोलिए बता. सर वो सब अब मैं देखता नहीं हूँ किसके सुन रहा हूँ, जो अच्छा लगे वो सुन लेता हूँ. वो मुझे पता है तेरे को क्या अच्छा लगता है, तू क्या देखता है. ठीक है, चलो आ जाओ. तो अब जश शाह जो है, मान लो जश शाह, क्या सॉरी, जश शाह को बादशाह के गाने बड़े पसंद है. अब बादशाह के गाने पसंद है, तो आप लोगों ने देखा होगा उसके वीडियो में काफी सारे वो एक फर कोट पहन के आता है, एकदम मोटा सा या जैसा कुछ भी. ठीक है, देखा है ना, काफी गानों में वो फर कोट पहन के आता है और कुछ भी रैपिंग करता रहता है. ठीक है, तो सर, अब सर ऐसा है, बादशाह ने एक बार स्पेशल ऑर्डर दिया एक टेलर को. क्या ऑर्डर दिया? कि मेरे को एक फर कोट एक स्पेशल डिजाइन का चाहिए, स्पेशल कलर का चाहिए, ठीक है, जो मेरी फिटिंग के हिसाब से हो. सर, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर हो जाएगा या फिर फॉर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल हो जाएगा, परचेज ऑफ मटेरियल होगा? सर, वो मेनली कोट मांग रहा है आपसे. हाँ, आपने उसको टेलर मेक करके दिया, वो एक अलग बात है, उसके नाप के हिसाब से बना के दे दिया, वो एक अलग बात है. बट यहाँ पर मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, क्योंकि आप उसको एक फर कोट बेचने की बात कर रहे हैं. थोड़ा आप, है ना, मेन कॉन्ट्रैक्ट विल बी ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ फर कोट. थोड़ा बहुत उसको मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा बादशाह ने कहा मुझे ऐसा ऐसा फर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो सब उसमें लगा दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इट विल बी प्राइमरीली अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. ठीक है, देखो पढ़ते हैं. केस का नाम क्या है? मार्शल वर्सेस फ्यूरियस टैपर. ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस नहीं है. सेल ऑफ अ फर कोट ऑफ स्पेशल डिजाइन एंड कलर एज पर द कस्टमर डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, notwithstanding the degree of skilled work and labor involved in its production. ठीक है, मेनली हम कोट खरीदने और बेचने की बातें कर रहे हैं. ठीक है, इसी तरीके से हमारा जश शाह क्या है? बहुत ज्यादा चॉकलेट्स खाता है. ठीक है, नहीं जश शाह नहीं, श्रेया बियानी बहुत ज्यादा चॉकलेट्स खाती है. तो अब श्रेया बियानी बहुत ज्यादा चॉकलेट्स खाती है, तो दांत तो सड़ेंगे. दांत सड़ेंगे तो बाद में वो ब्रश भी प्रॉपरली नहीं करती है. आ रहा हूँ मितुष तेरे पास. ठीक है, तो अब डेंटिस्ट के पास में जाना पड़ गया. ठीक है सर, तो डेंटिस्ट ने इसके दांत देखे और बोला कि अभी तुमको कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, ये दांत सही से साफ वाफ किया करो वगैरह. ठीक है, इस बार श्रेया बियानी की जो 75 ईयर्स की नानी माँ है, उनको दांतों में प्रॉब्लम हो गई. ठीक है सर, तो श्रेया बियानी अपनी नानी को साथ में लेके गई डेंटिस्ट के पास में. यस सर, डेंटिस्ट ने बोला कि दादी जी, आपको तो पूरा का पूरा वो कहते हैं ना, डेंचर का सेट है, वो आपको लगाना पड़ेगा. आपके जो बचे कुछ 2-4 दांत है वो हम निकाल देंगे, दांतों में ऐसे यहाँ पर 4 वो ऐसे पिलर्स लगाएंगे और उस पर डेंचर का सेट फिट कर देंगे हम लोग. ठीक है, तो अब डेंचर का सेट, सर, कोई भी जो रेडीमेड डेंचर का सेट आता है, वो एकदम से तो किसी के भी मुंह में जाके फिट नहीं हो जाएगा. उसमें थोड़ी डिग्री, कुछ थोड़ा सा यहाँ से घिसना पड़ेगा, यहाँ से सेट करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे के दांत बरोबर सेट हो रहे हैं या नहीं, उस हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा. तो सर, ये सेल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया या फिर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर? तो सर,
इट इज अ मेनली डेंचर सेट बेचने का है, थोड़ा बहुत उस पे आपको के हिसाब से, दादी जी के हिसाब से काम करना पड़ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, प्राइमरीली ये भारी रहेगा। तो अपने को केस टू केस बेसिस पे, अभी मैंने जो दो एग्जांपल आपको कराया ना वो दोनों सेल के हैं, चाहे बादशाह वाला हो, ठीक है, जश शाह और बादशाह को याद कर लेना, ठीक है, और नेक्स्ट डेंटिस्ट वाला याद कर लेना कि सर दांत बेचने का, दांतों का जोड़ी बेचने का था, वो डेंचर बेचने का था, रादर देन थोड़ा बहुत तो एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। तो मेन डिग्री किसकी थी? सेल की थी। डेंटिस्ट एग्रीइंग टू सप्लाई फुल सेट ऑफ आर्टिफिशियल टीथ with material entirely found by him is a contract of sale of goods, ली वर्सेस ग्रिफिन, ठीक है। अब कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में आप और हम देखेंगे जिसमें विच इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। सेम लिंक पे एक बार वापस रिजॉइन कीजिए।